सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास के अंतर्गत 2017 में आए हुए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। 2017 में क्वेश्चन पेपर कैसा आया था, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, जब हम इस पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे तो हमें इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर 2017 का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप लोग सभी क्वेश्चंस को देखिएगा अच्छे से, क्योंकि आपको पता है कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं सभी को ध्यान से देखिएगा। 15 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन है, फिर 15 नंबर का अति लघुत्तरीय है, इसके बाद फिर 20 नंबर का लघुत्तरीय क्वेश्चन है, यानी कि 20 नंबर के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल 10 क्वेश्चन आपको लघुत्तरीय भी करने हैं। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में देखिए, पहला प्रश्न है, लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यह कथन किसका, प्लेटो का, महात्मा गांधी का, श्रीमती मारिया मॉन्टेसरी का, या कोई नहीं। दोस्तों, लेखन एक शारीरिक क्रिया है, यह कहा था मारिया मॉन्टेसरी जी ने, जिसमें बालकों को हाथों से गतिविधियां करनी पड़ती हैं। तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है, यह इनमें से कौन से व्यंजन वर्ण है जिनका उच्चारण कंठ से होता है। तो आपको पता है कि कंठ में क वर्ग आता है, क ख ग घ, कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत। तो यहाँ पर कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। तो यहाँ पर कंठ पूछा है, तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है, मैंने बताया है बार बार, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इस तरीके से क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक के सारे व्यंजनों को आपको आसानी से इनका उच्चारण आसानी इस तरीके से लर्न हो जाएगा। तो का वर्ग यानी कि क ख ग घ का कंठ हो गया, फिर कंठ, उसके बाद तालु, चा छा जा झा का ताल हो गया, फिर मूर्धा, ट ठ ड ढ, फिर उसके बाद दंत, त थ द ध। क्वेश्चन नंबर 3 है, ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है। ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्व अनुभव, विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण, स्व अध्ययन तथा पठनाभ्यास, या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण क्या है। विराम चिन्हों का ज्ञान न होना, आत्मविश्वास का अभाव, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो विराम संबंधी समस्या का जो प्रमुख कारण होता है वो होता है विराम चिन्हों का ज्ञान ना होना, यानी कि बच्चे को विराम चिन्हों का ज्ञान ही नहीं है। ठीक है, तो यह सही है बिल्कुल, क्योंकि प्रमुख कारण पूछा है तो प्रमुख कारण में यही आएगा। अगर यहाँ पर प्रमुख ना लिखा होता तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही होते। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, अगर यहाँ पर प्रमुख कारण ना पूछा होता तो दोनों सही होते। अब यहाँ पर पूछा है विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण, यानी कि मुख्य कारण क्या है, तो यही है कि विराम चिन्हों का उनको ज्ञान ही नहीं होता, यानी कि बच्चों को विराम चिन्ह कहाँ पर पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ पर अल्प विराम लगाना है, कहाँ पर अर्ध विराम लगाना है, कहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना है, ये उनको पता ही नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विवृत स्वर इनमें से कौन सा है। तो विवृत स्वर, यहाँ पर देखिए ऑप्शन बा जो है, आ और अ, यही है विवृत स्वर, क्योंकि इनको बोलने से मुंह ऐसे गोल सा हो जाता है, यानी कि वृत्त की तरह बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आनंद का पर्यायवाची शब्द है, मोद, प्रमोद, सुख, या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। छात्रज्ञ, छात्रज्ञ, ये तीनों है। ऑप्शन बा जो है इया, यह संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो छ किससे किससे मिलकर के बना है, क और श से मिलकर के बना है, त्रा, त और र से मिलकर बना है, ज्ञा, ज और इया से मिलकर के बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर इसमें से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में दीर्घ स्वर है, अ, आ, ई, या फिर री। तो आ क्या है, दीर्घ स्वर है, बड़ा आ। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, किसके उच्चारण में निचला होंठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है। कौन से वर्ण के उच्चारण में जो निचला होंठ होता है वो ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है। तुम्हारे निचले होंठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करते हैं। आप बोल करके देखिए वाह।
जब आप वह बोलोगे तो आप देखोगे कि वह बोलने पर जो आपके निचले होंठ है वो ऊपरी दांतों को स्पर्श कर रहे हैं, तो वह जो है यह इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और प फ ब भ इनका उच्चारण स्थान प वर्ग का क्या होता है, ओष्ठ होता है, यानी कि ओंठों से होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ऑप्शन आ जो है वह वकारस्थ दंतोष्ठ, ये ऑप्शन आ जो है वाक का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है और इसमें निचला ओंठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाक्य में जहां बहुत ही कम ठहरना होता है वहां हम किसका प्रयोग करते हैं? जहां पर बहुत ही कम ठहरना होता है, तो जहां पर वाक्य पूरा होता है वहां पर हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, और जहां पर बहुत ही कम ठहरना होता है अल्प विराम, तो वहां पर हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी कि बहुत कम ठहरने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, 4328 में दहाई वाली संख्या है। 8 है इकाई, 2 है दहाई, दहाई वाली संख्या 2 हो गई। क्वेश्चन नंबर 12 है, जब आंकड़े को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जब आंकड़े को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे हम कहते हैं अवरोही क्रम। ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। आपको पता है घटते हुए क्रम में अवरोही और बढ़ते हुए क्रम में आरोही। क्वेश्चन नंबर 13 है, मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना, जैसे कि 5 है, इसमें हमने 2 जोड़ दिया या 2 का योग कर दिया या 2 की वृद्धि कर दी, तो ये कितना हो गया? 7 हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी भी संख्या के मान होते हैं, किसी भी संख्या के 2 मान होते हैं, एक उसका स्थानीय मान और एक उसका वास्तविक मान। तो ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 3 अंकों की सबसे पहली संख्या क्या है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 100 है। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सस्वर पठन से आप क्या समझते हैं? दोस्तों यहाँ से अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं और अतिलघु क्वेश्चन आपको पता है एक एक नंबर के हैं। तो सस्वर पठन का क्या मतलब है? सस्वर स्वर सहित वाचन को सस्वर वाचन कहते हैं, अर्थात लिखी हुई विषय वस्तु को देखकर सस्वर पढ़ना, यानी कि जोर जोर से पढ़ना, या जोर जोर से इसको कहेंगे कि ध्वन्यात्मक तरीके से पढ़ना। सस्वर वाचन के 2 भेद होते हैं, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। शिक्षक द्वारा किया जाने वाला वाचन आदर्श वाचन कहलाता है तथा छात्रों द्वारा अध्यापक के अनुसार वाचन करना अनुकरण वाचन कहलाता है। यानी कि याद रखिएगा, जो सस्वर वाचन होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है आदर्श वाचन और एक होता है अनुकरण वाचन। एग्जाम में पूछा गया है। आदर्श वाचन शिक्षक करते हैं और अनुकरण वाचन शिक्षक को देख देख करके छात्र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भाषा शिक्षण में उचित आरोह अवरोह की कठिनाई उत्पन्न होने के 2 प्रमुख कारण बताइए। तो यहाँ पर सबसे प्रमुख कारण ये होता है, अगर बच्चा आरोह अवरोह का ध्यान बिना रखे वो पढ़ते जा रहा है विषय वस्तु को, तो इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। इसका मतलब ये होता है कि वो बहुत तेजी से पढ़ रहा है, यानी कि शीघ्रता से क्या कर रहा है? पाठ को, कविता को, कहानी को पढ़े जा रहा है। दूसरा है भाव को समझ कर ना पढ़ना, वो भावों को समझ ही नहीं रहा है, बस केवल पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, यानी कि वह जो विषय वस्तु पढ़ रहा है उसका अर्थ भी नहीं जान रहा है, केवल पढ़े जा रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, पढ़ते समय ध्यान रखने योग्य 2 बातें बताइए। तो पढ़ते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए? तो देखिए, पठन शैली के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। पठन करते समय शब्दों का उचित उच्चारण करना चाहिए तथा स्वर, लय, गति और प्रवाह का पूरा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है, पढ़ते समय प्रभावोत्पादक शब्दों पर विशेष बल देकर बोलना चाहिए ताकि श्रोता उसके पठन की ओर आकर्षित हो सके। इसके बाद है तीसरा, प्रत्येक शब्द पर जोर देना आवश्यक है, ऐसा करने पर पठन पूरी तरीके से सफल हो जाएगा। और जहां रुकने की जरूरत हो वहां अवश्य रुकना चाहिए और शब्दों को अलग अलग करके सही बल और विराम के साथ पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, असुंदर या खराब लेखन के 2 कारण बताइए। तो असुंदर या खराब लेखन के 2 कारण, इसमें देखिए आपको पता है कि खराब लेखन के कई सारे कारण होते हैं, इसमें जो प्रमुख होता है वो होता है कि बच्चे को सही से कलम पकड़ने नहीं आ रहा होता, यानी कि कलम पकड़ने का ढंग उसको नहीं पता है। लिखने की कॉपी तथा आंखों की दूरी उचित नहीं होती है, यानी कि लिखने वाली कॉपी जो होती है और आंखों के बीच की दूरी सही नहीं होती है। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना बच्चा नहीं जानता है, इसकी वजह से भी उसकी राइटिंग खराब होती है। लिखते समय बालक के बैठने का उचित ढंग ना होना, यानी कि वह सही से बैठा नहीं हुआ है, लेटा हुआ है, लेट कर लिख रहा है या सो कर लिख रहा है, तो इस तरीके से भी राइटिंग खराब होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, पठन कितने प्रकार का होता है? दोस्तों पठन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, सस्वर पठन और मौन पठन, यानी कि सस्वर वाचन और मौन वाचन। इसके अलावा मुद्रा भाव पठन, दृश्य पठन, अभिनय पठन, चित्र पठन, ये सभी पठन के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन मुख्य 2 प्रकार सस्वर पठन और
मौन पठन ही होते हैं, तो इनको आप जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा मुद्रा पठन, दृश्य पठन, अभिनय पठन, इन सभी के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। चित्र पठन, ये सभी भी आप याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, शब्द किसे कहते हैं? निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कि कान, कलम, मैं, आप, विद्यालय, पुस्तक, राम इत्यादि। यानी कि निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, या वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ये भी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, श्रुत लेख किसे कहते हैं? वे लेख जो सुनकर लिखे जाते हैं, यानी कि वह लेख जिसको हम सुन करके लिखते हैं उसे हम श्रुत लेख कहते हैं। शीघ्रता, सुंदरता तथा शुद्धता के साथ लिखा लेख वास्तव में श्रुत लेख कहलाता है। यानी कि वह लेख जो सुनकर लिखा जाता है उसे हम श्रुत लेख कहते हैं, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में इमला बोलना या इंग्लिश में डिक्टेंशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्पर्श व्यंजन का क्या आशय होता है? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुख द्वार बंद हो जाते हैं तथा इस प्रकार बोले जाते हैं कि हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श मात्र करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में हवा जो होती है वो उच्चारण स्थानों को स्पर्श मात्र करती है, वे सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि का, खा, गा, घा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, ये सब क्या है? स्पर्श व्यंजन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, संकर शब्दों को उदाहरण सहित बताइए। तो संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के मेल से बने होते हैं। संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं। रेलगाड़ी, इसके अलावा नेक धन दिल, नेक दिल। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि टिकट घर, तो टिकट धन घर से मिलकर के यह शब्द बना हुआ है, जिसमें टिकट क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है और घर हिंदी भाषा का, तो ये टिकट घर हो गया, तो ये भी क्या हो गया? एक संकर शब्द हो गया। इसके बाद दोस्तों देखिए आगे है क्वेश्चन नंबर 25, विलोम शब्द किसे कहते हैं? तो विलोम शब्द क्या होते हैं? विलोम शब्द उल्टे या विपरीत शब्द होते हैं, यानी कि यह क्या देते हैं? विपरीत अर्थ देते हैं। तो विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि दिन का क्या होता है? रात होता है। इसके अलावा ऊपर का क्या होगा? नीचे होगा। ज्ञानी का क्या होगा? अज्ञानी होगा। तो ये सब क्या हो गए? विलोम शब्द हो गए। यानी कि विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जो विपरीत अर्थ या उल्टे अर्थ प्रकट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आता है? दोस्तों मैंने बार बार बताया है, अगर हम शून्य में किसी भी संख्या से भाग देंगे, 4 से, 6 से, 8 से या 20 से, किसी भी संख्या से अगर हम शून्य में भाग दे रहे हैं तो भागफल हमें 0 मिलेगा। इस तरीके से अभी हम लिख करके देख लेते हैं। अगर हम 4 से 0 में भाग दे रहे हैं तो इसका भागफल 0 ही हमें प्राप्त होगा, यानी कि इसका आंसर क्या मिलेगा? हमें 0 ही मिलेगा। तो याद रखिएगा भागफल क्या आता है? 0 आता है। और अगर हम 0 से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो यह अपरिभाषित है, इसकी कोई परिभाषा ही नहीं है। ये क्या है? अपरिभाषित है। अगर हम 0 से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो ये अपरिभाषित है, याद रखिएगा। जैसे कि अगर हम 0 में किसी संख्या से भाग दे रहे हैं तो इसका भागफल 0 आएगा, और उल्टा अगर हम 0 से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, 5 में, 6 में, 7 में, तो यह क्या हो जाएगा? यह अपरिभाषित है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वास्तविक मान किसे कहते हैं? दोस्तों आपको मैंने बताया था किसी भी संख्या के 2 मान होते हैं, एक उसका स्थानीय मान, एक उसका वास्तविक मान। तो जैसे कि ये संख्या 435 है, तो इसमें अगर 3 का स्थानीय मान पूछेगा तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 दहाई के स्थान पर है, ये 5 इकाई के स्थान, दहाई का मतलब 3 में 10 गुणा होगा, ये 30 हो गया। और इसका वास्तविक मान क्या है? 3 ही है। यानी कि उस अंक का जो वास्तविक मान होगा वो किसी भी स्थान पर पहुंच जाए, दहाई, सैकड़ा, हजार, लेकिन उसका वास्तविक मान वही संख्या ही रहेगी। ठीक है, स्थानीय मान भले बदलता रहे। इसके बाद आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 28, किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल क्या मिलेगा? किसी भी संख्या से अगर हम 0 से किसी भी संख्या में गुणा कर देंगे तो उसका मान हमें क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। ये आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से देखा है, पहले के ईयर में भी इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और यहाँ पर आप देखिए 0 से अगर हम 6 में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 0। 0 से हम 1000 में गुणा करेंगे तो भी क्या मिलेगा? 0।
जीरो में हम 5000 से गुणा करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, जीरो। यानी किसी भी संख्या से अगर हम जीरो में गुणा कर रहे हैं या जीरो से किसी संख्या में गुणा कर रहे हैं तो हमें आंसर जीरो ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, संख्या 41,325 और 7,061 की तुलना कीजिए। तो इनकी हम अगर तुलना करें तो आप देखिए 7,061 बड़ा है कि 41,325, तो स्वाभाविक सी बात है 41,325। तो यहाँ पर 41,325 ये बड़ा हो जाएगा 7,061 से। और इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, बड़ा है किससे, 7,061 से। इनको हम घटा करके भी देख सकते हैं, इनको अगर हम चाहें तो घटा कर भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये 34,264 आ जाएगा। जब हम 41,325 में से 7,061 को घटाएंगे तो 34,264 रुपए आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये इन संख्याओं की तुलना भी हो गई। अब इसके बाद आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 है, हमारे पास 12 पेंसिल है और हमने प्रत्येक बच्चे को 2-2 पेंसिल बांट दी। अब हमने कितने बच्चों को पेंसिल दी, तो 12 पेंसिल थी, प्रत्येक बच्चे को हमने 2-2 पेंसिल दे दी। तो हमने कितने बच्चों को पेंसिल दी, 2 से 12 में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। यानी कि 6 बच्चों को हमने पेंसिल दे दी है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 31 से लघुत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है, वर्ण किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण वे हैं जिनका ना तो हम खंड कर सकते हैं, जिनको ना तो हम टुकड़ों में बांट सकते हैं। जैसे कि जो वर्ण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। और उन स्वर और व्यंजनों को भी हम दर्शा देंगे, जैसे कि अ, आ, ई, ये सब क्या है, स्वर है, व्यंजन है, का, खा, गा, घा। तो इनको हम स्पष्ट लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिख करके एग्जाम्पल दे करके। फिर पठन का अर्थ एवं महत्व बताइए। पठन का क्या अर्थ है और क्या महत्व है। तो आप लोगों को वैसे भी पता है कि पढ़ना आना बहुत जरूरी है। जो किसी भी भाषा के कौशल होते हैं सुबोपली में, आप देखिए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी कि लिखने से भी पहले बच्चे को पढ़ना आना चाहिए। तो जब बच्चा पढ़ने आएगा, उसको कोई भी भाषा पढ़ने आएगी, तभी वह सही से लिख भी पाएगा उसको। तो पढ़ना आना बहुत जरूरी है। अगर पढ़ना नहीं आएगा तो हम किसी भी भाषा को, अगर हम अपनी ही भाषा को नहीं पढ़ पाएंगे तो कहीं पर कोई चीज लिखी हुई है, कोई बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, तो हम उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे हमारे लिए। तो बहुत जरूरी है कि बच्चों को पढ़ना सबसे पहले हम सिखाएं, ठीक है। और पढ़ना बहुत जरूरी है, किसी भी भाषा को पढ़ने आना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 33 है, लेखन अभिव्यक्ति के विकास हेतु निबंध लेखन महत्वपूर्ण है, समझाइए। दोस्तों, निबंध लेखन क्यों महत्वपूर्ण है लेखन अभिव्यक्ति में। लिखने की लिखित भाषा भी क्या होती है, इससे भी तो हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ मौखिक रूप से नहीं, लिखित रूप से भी हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो अगर हम कोई भी भाषा को अच्छे से लिखना जानते हैं, यानी कि जो लेखन अभिव्यक्ति है, लेखन के विकास के लिए हम निबंध लिखना जानते हैं, तो इस तरीके से इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने भावों को, विचारों को लिखित माध्यम से भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। और जो निबंध लेखन है, इसको केवल हम लिखते नहीं है, बल्कि हमारे मन में, हमारे अंदर जो भी विचार है वो प्रकट होते हैं। हमारी सोचने की, समझने की, तर्क करने की क्षमता भी निबंध लेखन में साफ झलकती है कि हम कहाँ तक सोच पाते हैं, कहाँ तक तर्क कर पाते हैं, कहाँ तक लिख पाते हैं। तो इस तरीके से जो निबंध है, बच्चों को जरूर लिखवाना चाहिए, चाहे उनके परिवार पर, उनके इस तरीके से बच्चों से कहना चाहिए कि निबंध लिखो, चाहे हमारा परिवार पर या फिर तुम्हारे फेवरेट टीचर यानी कि तुम्हारे प्रिय शिक्षक, इस तरीके से किसी भी टॉपिक पर बच्चों को हम निबंध लिखने को बोल सकते हैं। फिर है पत्र लेखन की उपयोगिता, स्पष्ट करिए। पत्र लेखन की उपयोगिता आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, कभी भी हमें कभी भी कहीं भी जरूरत पड़ जाती है पत्र लिखने की। इसके अलावा प्रार्थना पत्र लिखने की जरूरत पड़ जाती है, एप्लीकेशन लिखने की जरूरत पड़ जाती है। तो किस तरीके से हम एप्लीकेशन को लिखते हैं और क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए, कैसे हमें संबोधन करना है, कैसे हमें उसका अंत करना है पत्र का, ये सभी चीजें होनी चाहिए। और पत्र लेखन आपको पता है कभी भी कहीं भी हमें इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 35 है, वाक्य किसे कहते हैं। तो शब्दों के सार्थक समूह को ही क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों 8 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विधिवाचक वाक्य या विधानवाचक वाक्य, ये पहला हो गया। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। फिर तीसरा होता है आज्ञा सूचक वाक्य।
चौथा होता है विस्मयादि बोधक वाक्य, फिर पांचवा है इच्छा बोधक वाक्य, छठवां है, सातवां है संदेह सूचक वाक्य, आठवां है संकेतार्थक वाक्य। तो ये 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है आरोह अवरोह को स्पष्ट करिए। आरोह अवरोह का मतलब होता है कि जब कोई भी किताब को पढ़ रहा है, पठन की क्रिया कर रहा है, तो वह जहां विराम चिन्ह आए वहां पर रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है, पूर्ण विराम जहां पर है वहां थोड़ा विश्राम करना है, अल्प विराम है बहुत अल्प समय के लिए रुकना है, अर्ध विराम है थोड़ा अल्प विराम से ज्यादा समय रुकना है। तो ये सब चीजें कब समझ में आएंगी, जब कोई सही से पढ़ना सीखा होगा, यानी कि जिसको सही से पढ़ने भाषा को जो भाषा को सही से पढ़ लेता होगा उसी को उचित आरोह अवरोह की समझ होगी। इसके बाद स्थानीय मान किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। तो स्थानीय मान में हम क्या करते हैं, कोई भी संख्या इकाई के स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, ये हम कैसे पता लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पर 4 है तो 4 का स्थानीय मान ये 7 इकाई हो गया, 5 दहाई हो गया, 4 सैकड़ा हो गया और 3 क्या हो गया, हजार हो गया। तो यहाँ पर 4 देखिए 4 सैकड़े की जगह पर है तो 4 और गुणे सैकड़ा मतलब 100 होता है, तो ये कितना हो गया 400 हो गया। यानी कि हम क्या निकालते हैं वहां पर, उस संख्या का स्थानीय मान इस तरीके से निकालते हैं। आप देख सकते हैं कोई भी संख्या किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है, दहाई के स्थान पर, सैकड़े के स्थान पर है, उसका क्या स्थान है यह स्थानीय मान ही बता पाता है। इसके बाद दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है घटाना में उधार क्यों लिया जाता है, उधार ना लेने पर क्या समस्या आएगी। जैसे कि यहाँ पर 425 है, इसमें से हम घटा रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए 419 को हम घटा रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 39 है। तो 419 क्या, यहाँ पर अगर हम 5 से अगर हम 5 के आगे यहाँ से इससे उधार नहीं मांगेंगे तो क्या 5 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा। तो जब हम उधार लेंगे तो ये 15 हो गया। अब 15 में से हम 9 घटाएंगे तो हमें पता है कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब यहाँ पर 1 बचा, अब 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 में से 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो कितना बचा, 6 बचा। तो अगर हम हासिल नहीं लेंगे या उधार नहीं लेंगे, अगर हम उधार नहीं मांगेंगे तो यह घट पाएगा, 5 में से 9 कभी नहीं घट पाएगा। तो इसीलिए जो उधार लेना बहुत जरूरी होता है ताकि हम संख्या को क्या करें, आसानी से घटा पाए। फिर है क्वेश्चन नंबर 40 जोड़ की प्रक्रिया में हासिल का महत्व एवं उपयोगिता बताइए। जैसे कि 587 है और 436 है, इसको हम जोड़ रहे हैं तो 6 और 7 यहाँ पर जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा, 13 आएगा। 13 का हासिल एक इसको देंगे, इन दोनों को देंगे 8 और 3 को, तो 8 और 3 11 हो गया और ये एक हासिल 12 हो गया। और यहाँ पर 5 और 4 और एक हासिल कितना हो गया, 5 4 9 और एक हासिल 10 हो गया। तो इस तरीके से अगर हम हासिल को छोड़ देंगे तो हमारा जोड़ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हासिल का भी क्या है, बहुत बहुत महत्व है अपना। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने पूरा आप लोगों को ये पेपर सॉल्व करा दिया 2017 का भी। उम्मीद करती हूँ कि ये पेपर भी आप लोगों ने पूरा अच्छे से सॉल्व कर लिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसको अपने कॉलेज फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। आप जितना शेयर करेंगे उतना अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियो पहुंचेगा। अपने कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां पर भी आपके फ्रेंड्स का ग्रुप है कॉलेज का, उनके पास आप जरूर इन वीडियोस को भेजा करिए। और जितना आप शेयर करोगे उतना अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ करके इन सभी वीडियोस का लाभ ले पाएंगे। यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके आपको सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में भी आपको सारे विषयों की 8 के 8 विषयों की मास्टर क्लास की लिंक मिल जाएगी। मास्टर क्लास में पूरा विषय मैंने एक ही वीडियो में पढ़ा दिया है, आप उनको जरूर देखिएगा। इसके अलावा आपको अगर 8 के 8 विषयों की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे ऐप टारगेट यूपी टेस्ट स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ऐप में आपको सारे विषयों की वीडियोस मिलेगी। ऐप में आपको कोई ऐड या कोई प्रचार नहीं मिलेगा, आसानी से आप सारे वीडियोस को देख पाएंगे। पवन सीरीज और राजन सीरीज की भी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, हर एक विषय की अलग से खरीदने की आपको जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपको ऐप में बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। ऐप को जरूर डाउनलोड करिए और उसके बाद अगर कोई समस्या आ रही है तो आप हमसे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी का निशान है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा, अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और लगातार ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा, सारे वीडियोस को देखते रहिएगा।
तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और ऐसे हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।